हेलो एवरीवन। तो आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के सबसे यूनिट 1 के सबसे बेसिक टॉपिक पे आएंगे, जिसका टाइटल है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली हम सेल ऑर्गेनेलीज जो एक ह्यूमन सेल पे प्रेजेंट हैं, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो ह्यूमन सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि है क्या। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज अ सेल। तो सेल है जो वो एक बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। यानी कि अगर हम उसको सिंपली कहें तो बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका बेसिक जो है वो सेल से बना है। जैसा कि सब इस फिगर में देखेंगे कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं एक साथ, वो मिलके बनाते हैं टिश्यू। एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक स्पेशल टिश्यू बनाता है। फिर वो स्पेशल टिश्यू जो है, बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं। फिर बहुत सारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर वही ऑर्गन सिस्टम्स, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, वो सब मिलके क्या है, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल लें इस चीज़ का, हमारे पास एग्जांपल है नर्व्स। नर्व सेल्स जो हैं वो मिलके हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, उसके अंदर नर्व सेल्स से सबसे ज़्यादा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल है, व्हाट इज अ सेल, ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया। अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। सेल है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं जिसको हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जिनके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, जो हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बस वही चीज़ को बताने का है यहाँ इस स्लाइड में मोटिव, कि सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज होते क्या। ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, बेसिकली एक ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, हम देखेंगे, जिसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, और बहुत सारे हैं जिनको हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया जाए सेल का। सेल की एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर लिक्विड है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं। उस साइटोसोल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। वो एक वाटरली लिक्विड के अंदर, वाटरली फ्लूइड जिसको हम कहेंगे साइटोसोल, उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब हम अपने लेक्चर्स के मेन टॉपिक पे आएंगे। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो वो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है एक सेल के अंदर। स्फेरिकल शेप है, बॉल लाइक शेप है, जिसकी डबल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, और उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर पोर्शन है, जो बाहर का पोर्शन है, जो साइटोसोल के साथ या साइटोप्लाज्म के साथ अटैच्ड है, उसके साथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स अटैच्ड होंगे। जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो इस फिगर के अंदर, जो साथ एक फिगर अटैच है, उसमें पूरा इजीली बताया हुआ है कि जो उसका न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। सेंटर में उसके जो है न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के आसपास जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है क्या है, क्रोमोसोम्स पड़े हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स पड़े हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर या तो न्यूक्लियर पोर्स हैं और या राइबोसोम्स हैं, या दोनों अटैच्ड है। एक फिर बात आती है कि जो ये न्यूक्लियस है, ये जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं होता। ह्यूमन सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन जो हमारे स्केलेटल मसल्स की सेल है, जो सेल्स मिलके
स्केलेटल टिश्यू या मसल टिश्यू बनाते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल के अंदर ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इस न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली ब्रेन है हमारे ह्यूमन सेल का, जो क्या करता है सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करता है सेल्स की, और उसके डिफरेंट ऑर्गेनलीज की जो एक्शन है उनको कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जो हमने भी डिस्कस करा कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स जीन होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेट्स देने के लिए, जो ये ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी हमने इस फिगर में देखा कि न्यूक्लियस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आगे जो हम न्यूक्लियस के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है न्यूक्लियर पोर्स। हमने वो पिछली फिगर में देखा कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर या तो राइबोसोम्स हैं या ये छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं। अभी न्यूक्लियर पोर्स है क्या? ये एक ऑक्टागोनल पोर्स है जो न्यूक्लियर एनवेलप पे या न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन पे परफोरेटेड अटैच्ड हैं, जिनके अंदर टाइनी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम एनुली बोलते हैं, और ये जो है न्यूक्लियर पोर्स के साथ स्ट्रेच होते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या? अब इनका हमने पढ़ लिया कि इनका स्ट्रक्चर क्या, तो इनका काम क्या है? इनका बेसिकली काम है, इनका फंक्शन है जो वो है जो न्यूक्लियर एक्सचेंज है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को चाहिए, और कुछ चीज़ें जो साइटोप्लाज्म एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देते हैं, यानी कि चीज़ों को जो है सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस से बाहर ले जाते हैं साइटोप्लाज्म में, या जो सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में पड़े हैं उसके अंदर डाला जाता है। वही एक इसी स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कि कैसे एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसके थ्रू जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, जिसको हम कहें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस होती है, वो जो होती है वो न्यूक्लियर पोर्स की मदद से होती है। तो ये सब जो था ये था न्यूक्लियर पोर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट हैं उसके सेकंड कंपोनेंट के बारे में, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, या जिसको हम और कहें उसको कहेंगे हम न्यूक्लियर सैक या काइरोलिफ। ये वो पार्ट है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है, जो एक लिक्विड है, जो वाटरली लिक्विड जिसको हम कहते हैं सेमी फ्लूइड है, जो अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेल का होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वही सेम वाटरली या सेमी लिक्विड कोलोइडल सब्सटेंस फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो वही स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करूँ तो यही मेंशन है कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ ट्रांसपेरेंट semi-fluid colloidal substance present in the nucleus, which contains chromatins, nucleolus, DNA, RNA, and various enzymes such as RNA polymerase. अब इसके बाद जो है वो है क्रोमैटिन रेटिकुलम। ये भी एक पार्ट है न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये है क्या? बेसिकली डिफ्यूजन नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। यानी कि ये वो है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़े हैं। जब वो एक क्लस्टर बना लेते हैं या जब वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उस पोजीशन को या उस पार्ट को हम बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। अब ये जो है क्रोमैटिन रेटिकुलम, अगर जब हम बात करें अगर सेल डिवीजन होती है, ये बेसिकली सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन है ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, यानी कि क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जो इनसे बन जाते हैं जब सेल डिवीजन होती है। बेसिकली कुछ डिफरेंट तरह के क्रोमैटिन रेटिकुलम होते हैं। अगर हम फिगर में देखें तो दो तरह के दिखा रखे हैं, एक है यू क्रोमैटिन और एक है हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन वो क्रोमैटिन्स हैं जो एक तो क्या कहते हैं लूजली कोइल्ड है, यानी कि जो उनका डिफ्यूजन क्लस्टर है वो थोड़ा लूज है, इतना टाइट नहीं है, तो वो थोड़े दूर दूर दिखते हैं अगर उनको माइक्रोस्कोपिकली देखें। वही दूसरी तरफ जो है वो है हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो बिल्कुल एकदम थिक वी कैन से कोइल्ड सब्सटेंसेस हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा तरीके से कोइल्ड किया हुआ है, वो स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनके अंदर क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो ये हमारे
हेटरोक्रोमैटिन है ये बेसिकली फॉल्स न्यूक्लियाई की तरह दिखते हैं। जो न्यूक्लियोलस जो उसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, ये कुछ इतने टाइट वो हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं हेटरोक्रोमैटिन। ये कभी कभार ऐसा दिखा जाता है कि ये एक न्यूक्लियोई की तरह है, ये न्यूक्लियोलस की तरह है, बट असल में ये है क्या, हेटरोक्रोमैटिन। तो इसलिए इनको कभी कभार जो है काइरोसोम्स भी बोला जाता है या इनको फॉल्स न्यूक्लियोलस भी बोला जाता है। ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है, इनका मेन फंक्शन वही सेल डिवीजन में ही आता है। इनका कुछ बेसिकली अनदर कोई रोल नहीं है, बस ये यही काम करते हैं। तो जो अगला मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूक्लिया, वो है न्यूक्लियोलस। अगर बहुत सारे न्यूक्लियोलस हों तो हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है वही स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है, सेंटर में है न्यूक्लियस के, नेक्ड बॉडी है जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के जो क्रोमैटिन का न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है उसके साथ एचड है, उससे बनी हुई है बेसिकली। यानी कि अगर हम सिंपल बात करें तो जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन रेटिकुलम्स है, उनका एक स्पेसिफिक एंड होता है जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, जिसके साथ जो है जब बहुत सारे ये अटैच हो जाते हैं तो एक न्यूक्लियोलस को बना देते हैं। इसके अंदर वही बहुत सारे क्रोमैटिन्स होते हैं, कुछ अमरफस मैट्रिक्स या ग्रैनुलर कंपोनेंट होते हैं और कुछ फिब्रिलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका वही सेम काम है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। जब भी क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन्स की बात आती है तो अपने आप ही सेल डिवीजन वाला कंसेप्ट माइंड में आ जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ अगर इनके एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो वो है कि ये जो है ये जो है राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस करती है। सो द नेक्स्ट मेन सेल ऑर्गेनली, अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के बाद जो सेल ऑर्गेनली है जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली क्या है, ये एक रोड शेप या से शेप डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। इसकी कुछ और भी शेप्स होती हैं, कुछ कई जगह पे ये ओव्यूल है, कहीं सेल्स के अंदर ये स्फेरिकल भी होते हैं, बट ज़्यादातर ये रोड शेप या सोसेज शेप में ह्यूमन सेल्स के अंदर दिखते हैं। इनकी वही सेम डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, रेगुलर है, फिगर में ही दिखा हुआ है काफ़ी रेगुलर है, कुछ ज़्यादा ही परमिएबल है, इसलिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। वही एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन कुछ कम परमिएबल है या हम कहें लेस परमिएबल है। उसी इनर परमिएबल जो है वो स्मूथ ना होते के बजाय फोल्डेड है ताकि वो एक क्रिस्टल बना सके। अब ये क्रिस्टल बनने का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है बहुत सारे, अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ लिक्विड है या मैट्रिक्स है जिसके अंदर बहुत सारे डीएनए, आरएनए और एंजाइम है। ये इसलिए फिर क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है इनर मेम्ब्रेन, ताकि उसको जो है लार्जर सरफेस एरिया मिल जाए और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐसे एंजाइम्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो सके। वही जो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है, उसके अंदर वही कुछ फ्लूइड प्रेजेंट हैं जिसके अंदर वही सेम कुछ डिफरेंट तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके अंदर जो इसका हम जो कहें कि इनर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो रोल प्ले करते हैं, जिनको हम आगे जो है उनके फंक्शन के जब डिस्कस करेंगे तो उसमें सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एक जो लार्ज सरफेस एरिया मिल रहा है उसके थ्रू कैसे बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं अपने आप को ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट कर पाते हैं ताकि वो आगे ज़्यादा फर्दर फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। जब अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात आती है, हमने पहले ही डिस्कस करा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वो एनर्जी रिलीज करता है एरोबिक रेस्पिरेशन की साइड पे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है हम बात करते हैं वो हैं अपने एंजाइम्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, वो जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वही चीज़ है कि इसके अंदर जो एनर्जी है एटीपी प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। ये हम आगे पढ़ेंगे कभी और टॉपिक में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे काम करता है, एटीपी कैसे बनती है। तो ये बेसिकली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अलग से अगर हम बात करें तो उसकी कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि ये जो है अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर वही सेम एंजाइम्स हैं, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हैं, वो जो है अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। वही माइटोकॉन्ड्रिया जो है फैटी एसिड्स की सिंथेसिस और उनकी एलोंगेशन में मदद करता है।
क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वही सेम एक्शन है। और एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का जिसको स्पेशल फोकस देना चाहिए, वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कभी कभार न्यूक्लियस की तरह काम करता है। जैसे कि वो कुछ फीमेल पेरेंट से जो ट्रेट होते हैं, यानी कि कुछ जो करैक्टर है वो फीमेल पेरेंट से उनकी नेक्स्ट जनरेशन को या ऑफस्प्रिंग्स को देता है। और ऐसे ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस। ये हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, ठीक है। अब एक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम उसको कहते हैं पावर ऑफ द सेल है। तो ये उन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया जो है उन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जो ज़्यादातर क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि लीवर सेल्स हैं, हिपेटोसाइट्स हैं, या मसल्स हैं, जो मसल्स की सेल्स हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा यानी कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था सब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है राइबोसोम। ये भाई बेसिकली स्मॉल टाइनी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स हैं जो आरएनए और प्रोटीन होते हैं, जिनके अंदर ये बेसिकली या तो साइटोप्लाज्म के फ्री प्रेजेंट होते हैं या क्लस्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में होने के साथ साथ ये कुछ उसके अंदर भी होते हैं रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर। और जैसे हमने देखा था, हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में भी बताया था कि न्यूक्लियर एनवेलप में आउटर मेम्ब्रेन पे भी कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली या क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड हों, या ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच्ड हों। स्ट्रक्चर में देखें ये बेसिकली एक इनकी लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। ये दोनों आपस में अटैच्ड होती हैं, तभी जो है राइबोसोम बनता है। राइबोसोम का मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं इनकी अमाइनो एसिड बाइंडिंग आरएनए बाइंडिंग साइट्स पे जाके अटैच हो जाती हैं। उनके साथ जो है अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उनके स्मॉलर यूनिट पे, तो बस वही उसी तरीके से वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। कुछ डिफरेंट तरह के होते हैं राइबोसोम्स। अगर हम बात करें जो स्मॉलर यूनिट है उनकी 30 यूनिट होती है, 30S होती है, 40S होती है। वही जो लार्जर यूनिट होती है वो या तो 50S होती है, 60S होती है, 70S होती है। वही एक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके उस तरह से बनाए जाते हैं। जो हमारा अगला है वो है हमारा सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, एनक्लोज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो क्लोजली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। यानी कि हम बात करें तो ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच्ड होते हैं। जैसे फिगर में हमने देख रखा है, जो सेंटर में सर्कल है वो एक न्यूक्लियस है, उसके साथ जो है ये न्यूक्लियोलस क्लस्टर्स के फॉर्म में है। इनके अंदर वही सेम जो इनका स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। वही हम बात करते हैं 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनके सरफेस पे जो राइबोसोम से अटैच होते हैं, जो उनके सरफेस को थोड़ा रफ बना देते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही अगर हम इनके अनदर नेम की बात करें, क्योंकि राइबोसोम जो है वो ग्रैनुलर पार्टिकल्स हैं, ग्रैनुलर सब्सटेंसेस हैं, तो हम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिनके साथ राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं उनको बोलते हैं ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी आउटर मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ है, उसके अंदर कोई राइबोसोम से अटैच्ड नहीं है, इसलिए हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और उसका अगर हम कोई दूसरे नाम की बात करें तो वो होता है अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, या तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में होंगे, या वेसिकल स्ट्रक्चर में होंगे, या ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में होंगे। जो फिगर में दिखाया हुआ है ये बेसिकली ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स के हैं, और ज़्यादातर ह्यूमन सेल्स के अंदर ये ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर अब हम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में बात करें तो इनके बहुत ज़्यादा फंक्शन है। इनका मेन फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन और लिपिड को विद इन दिस सेल। एक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है इनका अपने आप में ही।
ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मटेरियल्स यानी कि बेसिकली प्रोटीन और लिपिड्स को सेल के अंदर ही, ताकि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में इनकी जो है ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। इसके साथ साथ जो है ये ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो सेल का शेप है या जो सेल को जो सपोर्ट चाहिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए, वो प्रोवाइड करते हैं एज अ साइटोस्केलेटन बन के। अगर हम साइटोस्केलेटन अपने आप में ये एक अलग से सेल ऑर्गेनली है जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। वही हमने देखा जिनका एक अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है, हम वो डिस्कस करेंगे। हमने ये चीज़ देखी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेम उसी तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन है कि वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड है। वही एक दूसरी तरफ बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो है क्या करता है, वो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म या उनकी सिंथेसिस या उनकी ट्रांसपोर्टेशन करता है विद इन द सेल। तो अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं ना कहीं लाइसोसोम्स भी प्रोड्यूस करता है, बट कुछ स्मॉल अमाउंट में। और जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और है, वो क्या करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल ड्रग्स, यानी कि जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है ड्रग्स से उनको कम करता है, वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हैं कुछ फंक्शंस दोनों के, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले वो है गोल्गी अपरेटस, या हम इसको कहें गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज। जो इसका नाम गोल्गी अपरेटस पड़ा है, ये उसकी साइंटिस्ट पड़ा है जिसने इसको डिस्कवर करा था। साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी, तो इसलिए उसके नाम पे गोल्गी अपरेटस पड़ गया। ये कुछ नहीं है, बेसिकली इनका स्ट्रक्चर्स देखिए, कुछ नहीं है, एक स्टैक है क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक। ये कुछ ऐसा इनके स्ट्रक्चर्स है, कुछ सिंपल है, ज़्यादा फोल्डेड नहीं हम बात करेंगे इसमें कि एक मेम्ब्रेनियस सैक है जो फोल्डेड है। ऐसे बहुत सारे वेसिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मेन जो है इनके फंक्शन है, जो इनका मेन फंक्शन है ये है कि ये प्रोटीन और लिपिड जो है, जो बन रहा है प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनसे ले लेता है, ठीक है, और उनको एज अ सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर रख के गोल्गी अपरेटस जो करेगा, वो जो एंजाइम्स और हार्मोन्स यानी कि जो बने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको एक वेसिकल के अंदर रख के सेल से बाहर भेज देता है। अब अगला सेकंड पॉइंट वही लिखा है, पैक द सिक्रीशन फॉर्म्ड इनटू वेसिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो चीज़, जो प्रोटीन्स या जो लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं, वो बाद में क्या बनेंगे, या तो एंजाइम्स बनेंगे या हार्मोन्स बनेंगे, क्योंकि एंजाइम्स और हार्मोन्स भी प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। ये उनको क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके उनको एक स्मॉल वेसिकल्स के अंदर, यानी कि एक्सक्रीटरी या सिक्रीटरी वेसिकल्स बना के उनके पास भेज देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी एक्सोसाइटोसिस कर दे, यानी कि उनको बाहर निकाल दे, और वो बाहर जाके सेल से बाहर निकल के स्पेसिफिकली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जाके एक्ट करें। ये उनका मेन फंक्शन है। यानी कि अब मेन फंक्शन क्या हुआ इनका गोल्गी अपरेटस का, ये क्या करते हैं, सिक्रीटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन लिपिड बनाए उनको बॉडी से सिक्रीट आउट करने में, उनको सेल से सिक्रीट आउट करने में मदद करते हैं। वही इनका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करते हैं, ये लाइसोसोम्स बनाते हैं। लाइसोसोम्स वही हैं जो क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटी को एनहांस करेंगे, यानी कि जो कंपाउंड्स, जो सब्सटेंसेस बने हैं उनको सिक्रेट करने के लिए स्मॉल वेसिकल्स है, उनको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ओके, तो हम लाइसोसोम्स भी अपने आप में ही एक सेल ऑर्गेनली है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे स्लाइड में। तो अगले जो सेल ऑर्गेनली हैं वो लाइसोसोम्स हैं। लाइसोसोम्स हमने अभी पढ़ा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी से ही बनते हैं, वैसे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं
कुछ नहीं है स्ट्रक्चर्स इनका, बस एक स्फेरिकल मेम्ब्रेनियस सैक है जो एनिमल्स या ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन जो है हम वही अपने उससे देख सकते हैं फिगर से ही कि क्या कर गए हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक से जो हमारा क्या कहते हैं निकला प्रोटीन या लिपिड, उसको गोल्गी अपरेटस ने ले लिया और गोल्गी अपरेटस ने क्या करा, उनको एनगल्फ कर लिया और आगे फंक्शन परफॉर्म करा। मेन फंक्शन क्या है, जो ये है लाइसोसोम्स कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स को, ताकि ये कंटेन करते हैं वो एंजाइम्स जो कंट्रोल करते हैं प्रोटीन और लिपिड की ब्रेकडाउन को, और साथ साथ कुछ ऐसे एंजाइम्स भी कंटेन होते हैं ताकि जो है उनको जो डाइजेस्ट कर लें जो हमारे सेल ऑर्गेनलीज, यानी कि जो कुछ डेड सेल या डिफेक्टिव ऑर्गेनलीज हैं उनको डाइजेस्ट कर लें ताकि वो अगर अपना आगे फंक्शन परफॉर्म ना कर सकें। इसके साथ साथ जो लाइसोसोम्स हैं वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फॉरेन मटेरियल्स जैसे कि माइक्रोब्स, वायरस, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर पाए। ये बेसिक एक फंक्शन है लाइसोसोम्स का कि वो एनगल्फ कर लेते हैं डैमेज ऑर्गेनल्स को और उनकी डाइजेशन में मदद करते हैं। वेयरएज जो सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मेम्ब्रेन से बाहर से। तो डिफरेंस है जो सिक्रेटरी वेसिकल्स गोल्गी अपरेटस से निकले और जो लाइसोसोम्स से, लाइसोसोम्स निकले हैं बेशक गोल्गी बॉडी से लेकिन अलग है। जो सिक्रेटरी वेसिकल्स जो गोल्गी अपरेटस ने निकाले वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं जो सेल से बाहर निकलते हैं। वही जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एंजाइम्स जो रखते हैं वो क्या होते हैं, वो सेल के अंदर ही रहते हैं लाइसोसोम्स, वो सेल से बाहर नहीं जाते। सो एक डिफरेंस है लाइसोसोम्स और सिक्रेटरी वेसिकल्स जनरेटेड फ्रॉम द गोल्गी अपरेटस। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन्स। इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये बिल्कुल टाइनी स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। ये कुछ थिन फाइब्रस एलिमेंट्स, ठीक है, होते हैं। ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, या तो ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स में देखिए कि वो जो है क्या है और क्या काम कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन है ये करते हैं सेल स्ट्रक्चर या सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए। इनकी फिगर में देखिए ये बेसिकली साइटोसोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच्ड होते हैं ताकि उसको एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, और साथ के साथ ही सपोर्ट सिस्टम फॉर ऑर्गेनल्स की तरह काम करते हैं। बेसिकली जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये हैं हमारे मसल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो है क्रोमोसोम्स भी होते हैं, सेल्स डिवीजन में काम करते हैं, ठीक है ना। जो ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है, और ये बेसिकली सेल एक्सटेंशन में भी हेल्प करते हैं। इनके कुछ फंक्शंस हैं, यानी कि रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनल्स की प्रॉपर मेंटेनेंस करना, या क्रोमोसोम्स की मदद करना सेल डिवीजन में या सेल एक्सटेंशन में। तो ये जो सब था ये था अभी तक जो हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनल्स जो एक ह्यूमन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, उसके बारे में हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, ये एक वही थिनी, यानी कि हम थिन स्मॉल परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे, जो डबल लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड, जिसको हम कहेंगे बाइफोस्फोलिपिड लेयर से बनी हुई है, ठीक है ना, जिसके आउटर पे जो आउटर मेम्ब्रेन है, जिसके आउटर मेम्ब्रेन पे या तो क्या कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन अटैच है। अगर हम देखें बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स और शुगर मॉलिक्यूल्स इसके आउटर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं। इसका एक जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो हम बात करेंगे कि बाइफोस्फोलिपिड, यानी कि दो फोस्फोलिपिड लेयर है, वो एक सैंडविच की तरह अटैच्ड है, यानी कि उनका एक हेड है और एक टेल है। एक फोस्फोलिपिड लेयर का एक हेड है और एक टेल है। अगर हम स्ट्रक्चर्स में देखें जो ब्लू कलर से है वो हेड है, और जो ये हेड है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्जड है और हाइड्रोफिलिक है इसका नेचर, यानी कि ये वाटर लविंग है। वेयरएज जो टेल है, जबकि हम इसकी टेल की बात करें, फोस्फोलिपिड लेयर की टेल की बात करें, वो येलो कलर में दिख रही है और इसका कोई चार्ज नहीं है, और ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर हिटिंग। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यानी कि दोनों
जो टेल हाइड्रोफोबिक टेल है वो आपस में इकट्ठी अटैच हो जाएंगी, और जो है जो मेम्ब्रेन का आउटर या इनर है स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोफिलिक टेल के साथ अटैच होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो अटैच होगा हाइड्रोफिलिक हेड के साथ, और वही जो आउटर एनवायरनमेंट है वो भी अटैच होगा हाइड्रोफिलिक हेड के साथ। तो जो बीच में हाइड्रोफोबिक टेल है ये इसका एक सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर्स है। तो एक उसका कुछ ऐसा है, ये बेसिकली डिस्क्राइब्ड होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के साथ, ठीक है, जिसको हम अगर फार्मेसी में जो है इसको बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे पूरा डीप में या डिटेल में कि कैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका स्ट्रक्चर है। बेसिकली मेन पूरा स्ट्रक्चर उसी में डिस्कस होता है। यहाँ बस मेन हमने एक बेसिक ओवरव्यू दिया उसके मेम्ब्रेन प्लाज्मा के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब उसके अगर हम फंक्शन बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शन है जिनको हम अभी अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वही जो हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है कि जो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से इनकी प्रोटेक्शन करता है। उसके साथ साथ जो ये है क्या करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि एज अ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ये फैक्टर है, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल से अंदर आ गए हैं या सेल से बाहर जा गए हैं। उसके साथ जो एक अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये है कि ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। बहुत सारे रिसेप्टर्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर डिफरेंट ड्रग्स, हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होते हैं ताकि जो है सेल के फंक्शन को चेक कर सके और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस में अल्टरेशन प्रोड्यूस कर सके। वही अगर एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये है कि ये जो है इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है सेल को। इसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, वो जो है इसको इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था बेसिकली एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस। हमने अब तक पढ़ा कि सेल है क्या, उसके ऑर्गेनेलिस कितने हैं, उनके फंक्शन कितने हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है ना, कि किस तरह से सेंटर में न्यूक्लियस है, सॉरी सेंटर में तो नहीं, थोड़ा साइड में होता है, न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर कैसे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, गोल्गी अपरेटस हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस हैं, उनकी क्या क्या फंक्शन है, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे वो आपस में इंटरेक्टेड है एक दूसरे के, उनके फंक्शंस जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे की, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, राइबोसोम्स ये है, जो गोल्गी अपरेटस है, इनके फंक्शंस उसमें इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमने ये पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, सैंडविच लाइक बाइफॉस्फोलिपिड लेयर स्ट्रक्चर्स है, उसके फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है, ये सब हमने देखा, ठीक है। तो ये अब तक का जो हमारा वीडियो लेक्चर था ये इसके ऊपर था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थैंक यू।